हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रम में। तो फिर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, जो कि हमारी दूसरी वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो फिर आज मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, वो है मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है, सबसे ज़्यादा जो मत मिले हैं वो रेडजेल को मिले हैं, जिनकी जो थ्योरी कहती है मानव और प्रकृति के बीच संबंध को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिभाषाओं की बात करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने अपने मानव भूगोल पर परिभाषा दी थी। उसके बाद हमारे जो रेडजेल है वो आते हैं, और उसके बाद रेडजेल की जो शिष्या थी एलेक्सी जैम्पल, जो कि अमेरिका की थी, उनकी जो परिभाषा वो आती है। और उसके बाद विडाल डिब्लास की जो परिभाषा है वो आती है। लेकिन जो सबसे चर्चित जो परिभाषा है, इसमें जो दो विचारकों का नाम है रेडजेल और एलेक्सी जैम्पल। रेडजेल की जो परिभाषा है वो कहती है मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को ही मानव भूगोल माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और विख्यात्मक है, और इसीलिए रेडजेल को हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्सी जैम्पल, अमेरिकी शिष्या, जो कि रेडजेल की ही शिष्या थी, उनकी बात करें तो उनका मानना था जो पृथ्वी है वो स्थिर है और जो मानव है वो क्रियाशील है, और इन दोनों के संबंधों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। तो यही जो दोनों परिभाषा थी ये मेन थी, और ज़्यादातर एग्जाम में आपके रेडजेल और एलेक्सी जैम्पल के बारे में ही पूछा जाता है। अगर हम अब विचारधाराओं की बात करें तो हमें इस चैप्टर में 3 विचारधाराओं का मुख्य रूप से अध्ययन करना है। इसमें हम तीनों विचारधाराओं के बारे में बताएंगे। पहली है हमारी नियतिवाद, दूसरी संभावनावाद, और थर्ड है हमारी नवनिश्चयवाद। तो हम पहले बताते हैं नियतिवाद के बारे में। नियतिवाद के अंदर मानव जो होता है वो प्रकृति का पूर्णतः दास होता है, और हमेशा प्रकृति के दायरे के अंदर रहकर ही कार्य करता है। जैसे आदि मानव होता है, वो सिर्फ वही चीज़ें खाता है और उससे अपना पेट भरता है जो प्रकृति उसे देती है। और भूकंप और बाढ़ और भूस्खलन से जो लोग होते हैं वो विवश दिखाई पड़ते हैं, और इसके कारण अपनी जो मृत्यु है वो त्याग देते हैं। यानी इस विचारधारा के अंदर किसी भी प्रकार का जो मानव है वो अपने आप को विकास नहीं कर सकता है। वहीं बीमारी में अगर देखी जाए, स्वाइन फ्लू, एम्बोला, और आज की अगर हम बात करें तो कोरोना भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इन पर जो विजय है वो प्राप्त नहीं कर सकता मानव, और इनके आगे विवश दिखाई पड़ता है, और जो अपना जीवन है वो त्याग देता है। जो इसके मुख्यतः जो विचारक हैं उनमें रेडजेल, रिटर और हैमिल्टन आदि मुख्य विचारक हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें संभावनावाद की, तो इसमें मानव का प्रकृतिकरण होता है, और जो मानव होता है वो प्रकृति का दास नहीं होता। वह अपना विकास करता है और अपनी बुद्धि से प्रकृति में अनेक चेंज कर सकता है। जैसे वह एयर के अंदर हवाई जहाज बनाता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है, और मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य भी करता है। वहीं समुद्री जहाज, समुद्र होते हैं बहुत विशाल होते हैं, उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार समुद्री जहाज़ों का संचालन करता है, और उससे भी माल व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी करता है। वहीं अगर हम बात करें पहाड़ों पर, तो सड़कें वगैरह के निर्माण ने भी हमारी बुद्धि को और व्यापक किया है। और आज के युग में अगर हम देखे जाएँ तो बीमारियों पर भी विजय पाने में जो मनुष्य ने बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है। जैसे पोलियो का हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। जो इसके मुख्य विचारक हैं अगर हम उसमें बात करें तो इसके दो मुख्य विचारक हैं, फर्स्ट विडाल डी ब्लास और लुइस फेबरवे। जो लुइस फेबरवे हैं वे फ्रांस से रिलेटेड हैं। अगर हम इसकी तीसरी व्याख्या की बात करें, तीसरी विचारधारा की बात करें, तो इसमें जो तीसरी विचारधारा निकल कर आती है वह है नवनिश्चयवाद की। इस विचारधारा को रुको और जाओ की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रतिपादित ऑस्ट्रेलिया के जो फेमस विचारक है ग्रिफिथ टेलर, उनके द्वारा किया गया है। ये विचारक व विचारधारा नवनिश्चयवाद की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं, और निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के रास्ते को अपनाते हैं। इसे बहुत ही कम और आसान शब्दों में समझा जाए तो ये एक तरीके से व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर देती है, लेकिन बिना
प्रकृति को नुकसान पहुँचाए। जैसे आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे अगर एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। एक पेड़ काट कर हम कागज़ बनाते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, और 2 पेड़ लगाकर हम प्रकृति को उसके नुकसान से भी बचा सकते हैं। यही आपकी तीनों विचारधारा थी, यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर हम आपको और आगे बात करें इस चैप्टर में, तो फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है मानव भूगोल के उपागम। तो मानव भूगोल के उपागमों की अगर हम बात करें तो फिर हमारे 6 उपागम होते हैं मानव भूगोल के उपागमों के अंदर। मैं आपको इन उपागमों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप देखिए, जो उपागम होते हैं वो हमको पूरे वर्ल्ड के लेवल पे समझने होते हैं, और जो क्षेत्र होते हैं वो हमें स्टेट यानी देश कह सकते हैं, देश के लेवल पे समझने होते हैं। और जो हमारे उप क्षेत्र होते हैं वो किसी भी देश के अंदर वाले भाग के रूप में हमें समझने होते हैं। तो मैं पहले आपको उपागम के बारे में ब्रीफ से समझाऊंगा, फिर क्षेत्र के बारे में, और फिर उप क्षेत्रों के बारे में। तो फर्स्ट देखिए, अन्वेषण और विवरण। जो हमारे जो पहले के जो विचारक होते थे, उन्होंने क्या किया, नए नए क्षेत्रों को खोजने और उन पर विश्लेषण करना आरंभ किया, और उन्होंने नए नए देशों की खोज की। तो यही उसका फर्स्ट पॉइंट है, अन्वेषण और विवरण करना। सेकंड आता है हमारा पारदर्शिक विश्लेषण। जब उन्होंने इन नए नए कंट्रीज़ की खोज की तो वहाँ पर उन प्रदेशों के बारे में नए नए विश्लेषण करे और देखा कि वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न है और किस प्रकार से अलग है। फिर उसके बाद थर्ड आता है क्षेत्रीय विभेदन। फिर उन्होंने पारदर्शी विश्लेषण करने के बाद क्षेत्रीय विभेदन करनी स्टार्ट किए, और उन्होंने देखा कि जो क्षेत्र हैं ये अलग अलग क्यों हैं, और यहाँ पर क्या क्या अलग अलग असमानताएं पाई जाते हैं, और ये किसी टाइम पर एक ही रहे होंगे। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, स्थानीय संगठन, जब वो क्षेत्रीय विभेदन करने के बाद वहाँ पर एक अलग अलग स्थानीय संगठन के रूप में अलग अलग लोगों का एक समूह बना दिया जाता था, और अलग अलग स्थानीय संगठन में बांट दिया जाता था। जैसे ही वहाँ पर अलग अलग स्थानीय संगठन में बढ़ जाते थे, वहाँ पर मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय होता था, और वहाँ पर लोगों में व्यवहार को लेकर और मानवता को लेकर अलग अलग परिभाषाएं और विचार विमर्श शुरू हो जाते थे। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। जब ये सारी चीज़ हो जाती है तो लास्ट में आपका आता है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। इसका मतलब है वैश्वीकरण से ये सारी चीज़ें, यानी एक सारे वर्ल्ड है, जो कंट्रीज़ वगैरह आपस में जुड़ जाती थी और आपस में एक दूसरे का अध्ययन करती थी। तो ये हमने वर्ल्ड के लेवल पे समझा है उपागमों को। अगर हम अब इसके क्षेत्रों की बात करें तो हम आ जाते हैं स्टेट, मतलब कंट्रीज़ को, एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ को लेकर, यानी क्षेत्र, किसी भी देश में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी भी देश के अंदर सामाजिक भूगोल होता है, नगरीय भूगोल होता है, राजनीतिक भूगोल होता है, जनसंख्या भूगोल होता है, आवास भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल होता है। किसी भी देश के अंदर उस देश के अंदर समाज होगा, नगरीय भूगोल होगा, वहाँ की राजनीति होगी, किसी भी देश के अंदर वहाँ की जनसंख्या होगी, वहाँ पर आवास होगा, यहाँ पर लोगों का ये जैसे जिस प्रकार से लोग रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार भवनों का निर्माण होता है वो होगा। और आर्थिक भूगोल, वहाँ पर पैसे संबंधी गतिविधियाँ कैसी होगी। ये किसी भी देश को संचालन करने के लिए मान्य और बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है। इसीलिए किसी भी देश को प्रभावित करने के लिए ये उसके क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो वही अब आप इसके उप क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके उप क्षेत्रों में सामाजिक भूगोल, समाज के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। समाज के अंदर लोगों का व्यवहार आता है, सामाजिक कल्याण की जो नीतियाँ आती हैं वो आती हैं, अवकाश भूगोल आता है, संस्कृति आती है, किसी भी समाज में किस प्रकार की संस्कृति बोली जाती है, लिंग भूगोल आता है, किस समाज के अंदर पुरुष और महिलाएं कितनी रहती हैं, ऐतिहासिक भूगोल यानी समाज का इतिहास कितना पुराना है वो भी मायने रखता है। राजनीतिक भूगोल के अंदर निर्वाचन, यानी पूरे देश में निर्वाचन किस किस प्रकार से अलग अलग होते हैं वो भी हमारा मायने रखता है। जनसंख्या भूगोल में जनांक आता है। जनांक का मतलब होता है जो आयु वर्ग है वो कैसे बटा होता है। जनसंख्या जो हमारी आयु वर्ग 14 से ऊपर वाला, एक 15 से 25 और फिर 50 से ऊपर वाला आयु, ये हमारा आपस में बटा होता है। तो ये इसके उप क्षेत्र हो जाते हैं। वहीं आवास भूगोल की अगर हम बात करें तो आवास भूगोल किसी भी देश में 2 प्रकार के हो सकते हैं, नगर और ग्राम।
अगर आर्थिक भूगोल की बात करें, आर्थिक भूगोल में देश में आर्थिक गतिविधियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल आदि। तो ये सारे इसके उपक्षेत्र बन जाते हैं। ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उपागम होते हैं, जो उपागम होते हैं वो किसी भी वर्ल्ड स्तर पर होते हैं। क्षेत्र होते हैं वो किसी भी देश के अंदर होते हैं, किसी भी देश के अंदर। जो उप क्षेत्र होते हैं वो किसी भी देश के अंदर एक छोटी सी इकाई के रूप में होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझको कमेंट में शेयर करके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने की और अच्छे से प्रयास करूँगा। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अच्छी वीडियो और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।